एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 121। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या तुम ये कैसे कर रहे हो? जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। महल के नीचे की जमीन अंधेरे से ढकी हुई थी। उसने देखा कि अंधेरे से डरने वाले छाया राक्षस महल में नहीं घुसे थे। महल का पूरा इलाका नियो के संरक्षण में था। इस तरह की उपलब्धि के लिए जितनी दिव्य ऊर्जा और अंधेरे पर महारत की जरूरत थी, जैक उसे देखकर दंग रह गया। तुम अंधेरे का इस स्तर तक इस्तेमाल कब से कर सकते हो? नहीं रुको, मैं इसके बारे में पूछना भूल गया, लेकिन तुमने महल के अंदर अकेले छाया राक्षसों को कैसे हराया? मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी के लिए चलो चलते हैं। कहाँ जाएं? यहाँ नहीं, नियो ने कहा। अंधेरा राक्षसों को डराता है, लेकिन यह उनके लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को खाने में समय लगता है और किसी जीवित चीज़ को खाने में और भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे ही राक्षसों को यह एहसास होगा, वे हम पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। जैक ने चिंतित नज़र से सिर हिलाया। उसने नक्शा नियो को दे दिया, क्योंकि उसने चाबी ले ली थी, और वे कमरे से बाहर निकल गए। हमें छायाओं के बारे में भी सावधान रहने की ज़रूरत है, जैक बोला। इसकी चिंता मत करो, सभी छायाएं पराजित हो चुकी हैं। आतकी भी, मैंने इसे कुछ घंटे पहले देखा था। हाँ। जैक ने यह नहीं पूछा कि आतकी छाया को हराने के दौरान उनमें से कितने मर गए। वह जानना नहीं चाहता था। हम राक्षसों की उस भीड़ से कैसे निकलेंगे? जैक ने पूछा। वे महल के गेट पर खड़े थे। नियो ने जवाब देने के बजाय एक अलग सवाल पूछा। तुम कितनी तेज दौड़ सकते हो? मैं बहुत धीमा हूँ। क्यों? हम छाया राक्षसों के बीच से भागेंगे। जैक को आश्चर्य नहीं हुआ। अब तक उसे नियो के पागलपन भरी बातें कहने या करने की आदत हो गई थी। मैं फैंटम स्टीड को बुला सकता हूँ। तुम क्या इस्तेमाल करोगे? मैं भाग जाऊंगा। क्या? बस कुछ बुलाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने लिए शैडो बुलाओ। मैं उस मंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये पहला मंत्र है जो हर शैडो धारक अपने शैडो तत्व को जगाने के बाद सीखता है। जैक की तरह नियो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। केवल शैडो धारक ही ऐसा कर सकते थे और शैडो की दुनिया से जुड़ी खिड़की के अंदर जीवित रह सकते थे, क्योंकि वे खुद हाफ शैडो थे। नियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अपनी स्थिति अजीब लगी। अगर वह शैडो था जिसने मूल नियो को खा लिया था, तो उसे अपना शैडो तत्व जगा लेना चाहिए था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर वह शैडो नहीं था या शैडो धारक नहीं था, तो ये समझ में नहीं आता कि वह मास्क के बिना कैसे जीवित रह सकता था। जैक ने एक फैंटम स्टीड को बुलाया। काले घोड़े के पैर मोटे थे और उसके खुरों पर नीली लपटें जल रही थीं। जैक उसके ऊपर बैठ गया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। गहराई स्तर 1 पर। आप खिड़की खोलने के लिए चाबी का उपयोग करेंगे। जैक के होठों से आह निकली। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे चाबी का उपयोग करना सीखना होगा। मेरी वर्तमान महारत के अनुसार मैं खिड़की नहीं खोल सकता, जैक ने कहा। खिड़की हाल ही में बंद हुई है। इसकी सीमा पर जगह अस्थिर होनी चाहिए और इसे खोलना आसान होगा। अगर हम इंतजार करते हैं तो जगह स्थिर हो जाएगी। इसके अलावा यह एक आपदा रैंक वाली खिड़की है। यहाँ राक्षस मजबूत होते रहेंगे। अगर हम अपने भागने में देरी करते हैं तो प्रत्येक छाया राक्षस को ताकत के मामले में हमसे आगे निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। क्या मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम इस तरह से समझदारी दिखाते हो तो मुझे इससे नफरत होती है? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। हाँ जरूर, प्यारे तसुंडेरे टीम लीडर। नियो का जवाब झूठ और सच्चाई से मिला हुआ था। मुख्य कारण जिसके लिए वह जल्दी से जल्दी जा रहा था, वह उसके दोस्तों की लाशें थीं। देवताओं की लाशों को सड़ने में समय लगता है, लेकिन महीनों की देरी से उन्हें नुकसान पहुंचना तय था। अगर लाशें सही हालत में नहीं होती तो नियो किसी को भी पुनर्जीवित नहीं कर पाता। तो हम उस भीड़ से कैसे निकलेंगे? ऐसा नहीं है कि अगर हम उनसे विनम्रता से पूछें तो वे हमें जाने देंगे। आप एंटी डिबफ मंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है न? उन्हें मुझ पर इस्तेमाल करें। क्या आप वाकई उन्हें चाहते हैं? आप थके हुए लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं एंटी डिबफ लगाऊं तो आप तनाव से बच पाएंगे। मैं मैनेज कर लूंगा। जैक ने अपनी जीभ चटकाए। उसने अपनी सांसों के नीचे मंत्रों का जाप किया। उसकी हथेलियों पर काली लपटें उभरीं। वे नियो के चारों ओर चक्कर लगाती रहीं और उसकी त्वचा पर ग्लिफ बनाने से पहले उसमें समा गईं। जैसे ही नियो को कमजोरी महसूस होने लगी, जैक ने रिवर्स तकनीक मंत्र का जाप किया। ग्लिफ चमक उठे, कमजोरी गायब हो गई और नियो को अपने अंगों में अंतहीन शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। उसकी दिव्य ऊर्जा भयावह गति से गायब होने लगी। जैक की आंखों से खून टपकने लगा। क्या तुम ठीक हो? नियो ने पूछा। यह मेरा पहला मौका है जब मैं एक साथ इतने सारे एंटी डिबफ का उपयोग कर रहा हूँ। नियो के कुछ कहने से पहले जैक ने कहा, अगर तुम्हारे पास चिंता करने का समय है तो अपने बारे में चिंता करो। मैं बस यही करूँगा। नियो महल के गेट पर खड़ा था।
उसने ओबिट से अपने वंश के डिबफ को हटाने और अपने आशीर्वाद को खोलने के लिए कहा। नियो को लगा कि वह अजेय हो गया है। उसने उस अंधेरे को वापस बुलाया जिसका उपयोग वह महल को ढकने के लिए कर रहा था। वह तरोताजा महसूस कर रहा था, अब उसे महल की रक्षा के लिए अपना ध्यान विभाजित करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ रहा था। नियो ने अपनी कमर पर तलवार की मूठ पर अपना हाथ रखा। मृत्यु और अंधकार की आभा उसके चारों ओर फूट पड़ी। ये घनीभूत होती गई और घनीभूत होती गई और फिर से घनीभूत होती गई जब तक कि यह उसके ब्लेड को ढक नहीं रही थी। राक्षसों ने तुरंत हमला नहीं किया। वे नियो के आसपास खतरनाक उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे बहुत अधिक थे। कुछ छाया राक्षस आगे बढ़े और जल्द ही भीड़ नियो और जैक की ओर दौड़ पड़ी। नियो ने गहरी सांस ली। तलवार उसके हाथ में बिल्कुल फिट बैठ गई। ये खुद का विस्तार जैसा लगा। जब ओबिट्स ने उसकी भावनाओं को महसूस किया तो वह खुश हो गया। तलवार के साथ उसका तालमेल बढ़ गया। नियो के अंगूठे ने ब्लेड को म्यान से थोड़ा सा बाहर निकाला। मौत और अंधकार ब्लेड के चारों ओर लिपटे हुए थे। एक ही तरल गति में, जो आंखों के लिए बहुत तेज थी, उसका ब्लेड हवा में चमक उठा। ब्लेड के चारों ओर लिपटे और असहिंसक रूप से फैल गए। उसके नीचे की जमीन फट गई क्योंकि उसके वार की ताकत ने छाया राक्षसों के समूह को चीर दिया। राक्षसों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। एक पल वे अपने पंजे वाले अंगों के साथ नियो पर हमला करने के लिए तैयार थे। अगले ही पल वे कट गए। लाल बिजली चमकी। इसने उन्हें एक ही पल में विघटित कर दिया। एक पल के लिए केवल सन्नाटा रह गया। नियो ने एक हल्की क्लिक के साथ अपने ब्लेड को वापस म्यान में सरका दिया। उसने आशीर्वाद को फिर से सील कर दिया। मौत की आभा उसकी भुजाओं के चारों ओर चटकने लगी। इसने उसकी त्वचा को चीर दिया और उसे घायल कर दिया। उसने बहुत ज्यादा किया था। सांस फूलने पर वह जैक की ओर मुड़ा जो अचंभित था। वाह, यह क्या बकवास था। चलो भागते हैं, नियो ने कहा। जैक ने फैंटम स्टीड को आदेश दिया। यह अंधाधुंध गति से आगे बढ़ा, जिससे जमीन पर नीली लपटें निकलती रहीं। जैक ने पीछे देखा, चिंतित था कि नियो उसकी गति के साथ नहीं चल पाएगा। तभी उसने देखा कि नियो उड़ते हुए मलबे का उपयोग करके फैंटम स्टीड से कम गति से नहीं भाग रहा था। क्या उसे कमजोर नहीं होना चाहिए? एंटी डिबफ्स ने नियो को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया होगा। शैडो राक्षसों को वापस लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि नियो ने उनमें से सैकड़ों को मार डाला, लेकिन उनकी संख्या का कोई अंत नहीं था। खिड़की हजारों या दसियों हजार शैडो राक्षसों से भरी हुई थी। नियो के शैडो राक्षसों को मारने के आक्रामक तरीके ने उन सभी को उनका स्थान बता दिया। दुर्भाग्य से घेरे से बचने के लिए उसके पास उस लापरवाह हमले का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नियो, शैडो राक्षस वापस आ रहे हैं। मुझे पता है, चलते रहो, मैं राक्षसों को संभाल लूंगा। नियो ने अपनी गति बढ़ा दी और जैक को अपने कब्जे में ले लिया। उसने वार किया। मौत और अंधेरे की आभा ब्लेड और उसकी लंबाई के चारों ओर कई गुना तक लिपटी हुई थी। राक्षसों को मारने के बाद नियो वापस ब्लेड के पास म्यान में चला गया और भागता रहा। तुम उस हमले को स्पैम कर सकते हो। तुम धोखेबाज हो। तुम अब तक कमजोर की तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे? जैक ने शैडो राक्षसों पर शैडो स्पीयर्स फेंकते हुए चिल्लाया। अगर तुमने मुझे फिर से गाली दी तो मैं तुम्हें राक्षसों के बीच में फेंक दूंगा, कुतिया। उनके शरीर पर खतरनाक गति से घाव दिखाई देने लगे। वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज पर वार करना और हमला करना जारी रखते थे, क्योंकि वे डेप्थ लेवल 4 के द्वार की ओर भाग रहे थे। जैसे ही वे डेप्थ लेवल 4 में दाखिल हुए, नियो ने पूरी शक्ति से एसेंस ब्रीथ स्पेल को ट्रिगर किया। नियो, लड़ना बंद करो। कुछ मिनट आराम करो। क्यों? तुम मर रहे हो। अच्छा, मुझे ये पसंद है। रुको, तुम पागल हो। नियो का शरीर मृत्यु और अंधकार की उस अत्यधिक मात्रा के प्रभाव में ढह रहा था जिसका वह उपयोग कर रहा था। वह मृत्यु और जीवन के बीच की पतली रेखा पर चल रहा था। अगर वह खुद को और आगे बढ़ाता तो मृत्यु उसे गले लगा लेती। वह थकावट से मर जाता। लेकिन नियो ने कभी भी इतना स्पष्ट दिमाग महसूस नहीं किया। उसने जिन राक्षसों को मारा, उसने जो मृत्यु आभा बनाई, वह मृत्यु जिसने उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। युद्ध का मैदान मृत्यु की उपस्थिति से आच्छादित था। यह आरामदायक था, और मैं ये कर सकता हूँ। नियो ने खुद को सीमा तक धकेल दिया। उसे मौत के और करीब जाना था। नियो के चारों ओर संघनित लाल बिजली के विशाल बोल्ट फूट पड़े। उसके हर कदम के साथ उसके चारों ओर मौत की उपस्थिति कई गुना बढ़ गई। यह पागल आदमी, मरते समय उसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने छाया मंत्रों के साथ साथ अंधकार का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसे नियो से बोझ हटाना था, नहीं तो नियो थकावट से मर जाएगा। आवाजें उससे कर्कशता में बात कर रही थीं। जैक को लगा कि जैसे उसे अंधकार निगल रहा है, लेकिन वह डटा रहा, नियो की मदद करने के लिए, वापस लौटने के लिए। जैसे जैसे वे डेप्थ लेवल से नीचे उतरते गए, उन दोनों पर दबाव कम होता गया।
वे खून, चोटों और जानलेवा घावों से लथपथ डेप्थ लेवल 1 की सीमा पर पहुंचे। इसका इस्तेमाल करो। नियो ने अकादमी द्वारा दिए गए हीलिंग अमृत की शीशियां जैक की ओर फेंकी। जैक ने उन्हें पकड़ लिया। तुम्हारे बारे में क्या? मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। नियो मृत्यु में निपुणता प्राप्त करना चाहता था। खुद को ठीक करने से वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा जिसे वह प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। अब काम पर लग जाओ, नियो ने कहा। जैक नियो को अमृत पीने की सलाह देना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि नियो उसकी बात नहीं सुनेगा। पागल कमीने अगर सुनेंगे तो पागल नहीं होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जैक ने चाबी को सक्रिय करने की कोशिश की। उसकी भुजाओं पर काली सर्किट रेखाएं दिखाई दीं। वे भयानक काली ऊर्जा से चमक उठीं। उसने अपना हाथ सीमा पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम ये कर सकते हो? मुझे करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इसमें समय लगेगा। ठीक है। नियो ने जमीन पर वार किया और उस पर एक रेखा छोड़ दी। इस रेखा को पार मत करो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि छाया राक्षस तुम्हें छू न सकें। जमीन कांप उठी मानो भूकंप आ गया हो। क्षितिज पर सैकड़ों छाया राक्षस दिखाई दिए। वे गहराई स्तर 5 से गहराई स्तर 1 तक एकत्रित हुए, सुनामी की तरह दौड़े और उन्हें डूबने की धमकी दी। कुछ छाया राक्षस घरों जितने बड़े थे, उनमें से कुछ हवा से भी तेज थे और कुछ के पास बुलेट प्रूफ ढाल से भी कठोर गोले थे। जैक ने जल्दी करने की कोशिश की। उसने अपनी चोटों को और बढ़ा लिया और काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। शांत हो जाओ। मैं तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय दूंगा। इसे अपनी गति से करो। जैक ने अपने होंठ काटे। उसने नियो की पीठ देखी, जो छाया राक्षसों की भीड़ के सामने खड़ा था। अगर वह अपना समय लेता तो खिड़की खोल सकता था, लेकिन नियो इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। जैक को जल्दी करनी थी। उसने सांस छोड़ी। अपनी चिंताओं के बावजूद उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया। राक्षस मृत्युशा पर नियो। जैक ने हर चीज के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने नियो की पीठ पर भरोसा किया। वह अपना काम खुद करेगा। दूसरी तरफ नियो ने अंधेरे की दीवार बनाकर रेखा के पीछे के क्षेत्र को काट दिया। वह पहले छाया राक्षस से भिड़ गया और अपना आशीर्वाद खोल दिया। राक्षसों ने चारों तरफ से हमला किया। नियो धुंधले ढंग से आगे बढ़ा। उसने हमलों से बचने या ओशन एम्ब्रेस का इस्तेमाल नहीं किया। उसका पूरा ध्यान छाया राक्षसों को मारने पर था। उसने हर उस चीज पर वार किया जो हिलती थी और हत्याओं की होड़ में लग गया। एक चाबुक जैसी पूंछ उसके पेट में घुस गई। नियो ने पूंछ को पकड़ लिया और झटके से राक्षस के शरीर से बाहर खींच लिया। तभी उसे ऊपर से हमला होने का आभास हुआ। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एक विशाल हाथ उसे कुचलने के लिए नीचे आ रहा है। नियो ने अपना सिर हिलाया और खुद को विशाल उंगलियों के बीच में रख लिया। वह कूद गया, राक्षस की बांह पर दौड़ा और उसने जिस राक्षस को मारा था उसकी पूंछ का इस्तेमाल विशाल छाया राक्षस का गला घोंटने के लिए किया। विशाल छाया राक्षस ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की। नियो ने पूंछ के माध्यम से राक्षस में मौत की आभा भेजी। विशाल राक्षस मर गया, गिर गया और उसके नीचे दर्जनों राक्षस कुचल गए। उड़ते हुए हॉपी जैसे छाया राक्षस ने नियो पर हमला किया, जबकि वह अभी भी हवा में था। उसने मौत की आभा का एक संघनित क्षेत्र बनाया और उसे विस्फोट कर दिया। हमले ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन इसने उन्हें धीमा कर दिया। नियो जमीन पर गिर गया। वह एक पागल बर्स्कर की तरह लड़ा। उसका दिमाग जितना हो सके उतने छाया राक्षसों को मारने पर केंद्रित था। आसपास के इलाके में मौत की मौजूदगी बढ़ती जा रही थी। और नियो ने किसी भी राक्षस को मार डाला जो रेखा और अंधेरे की दीवार के करीब आया। समय उसके लिए अपना अर्थ खो चुका था। वह लड़ता रहा। अचानक जैक की आवाज़ गूंजी। नियो, हो गया, चलो भागते हैं। खिड़की की सीमा खुल गई। हालांकि नियो नहीं रुका। वह युद्ध में डूबा हुआ था। बढ़ती हुई मौत ने उसे नशे में डाल दिया था। नियो को एहसास नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु की आभा में बड़े बदलाव हो रहे थे। ये और भी भयावह हो गई, और भी दुष्ट। प्रवेश द्वार बंद होने लगा। नियो, जैक युद्ध में उतरने और नियो को खींचने ही वाला था कि अचानक नियो ने अपनी तलवार उठाई। उसके ब्लेड की नोक पर लाल बिजली इकट्ठी हो गई। इसका आकार तब तक बढ़ता गया जब तक कि यह लाल बिजली के एक विशाल गोले में नहीं बदल गया। ये गोला एक उग्र लाल सूरज जैसा दिख रहा था। नियो ने अपनी तलवार नीचे घुमाई। बिजली का गोला गिर गया। यह जमीन पर गिरा और एक पल बाद ऊर्जा के एक अंधा कर देने वाले विस्फोट में फट गया। हमले की ताकत से अंतरिक्ष मुड़ गया। विस्फोट को छूने वाली कोई भी चीज नष्ट हो गई। नियो ने खुद को और जैक को बचाने के लिए अंधेरे का एक ताबूत बनाया। जब उसने इसे हटाया तो उसने एक विशाल खाई देखी। जमीन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। खाई के दूसरी तरफ छाया राक्षस दहाड़ रहे थे, विशाल अंतर को पार करने में असमर्थ। वे केवल देख सकते थे कि नियो और जैक खिड़की से बाहर निकल गए और यह उनके पीछे बंद हो गई। अल्पविराम। डेमिगॉड अकादमी। एक अंधेरे की उपस्थिति ने अचानक अकादमी को घेर लिया। हर व्यक्ति इसे महसूस कर सकता था।
उपस्थिति बढ़ गई और आकाश फटने लगा। निम्न श्रेणी के डेमिगॉड शक्तिशाली उपस्थिति को संभालने में असमर्थ बेहोश होने लगे। लोग मक्खियों की तरह गिर रहे थे। शार्लोट ने अलार्म बजाया। सभी पौराणिक देवता फैल गए। उन लोगों की रक्षा करें जो दबाव को नहीं झेल सकते। मिशन हॉल में सैकड़ों नए आपातकालीन मिशन पोस्ट किए गए। एम्पायरियन देवता और उससे ऊपर आयामी दरार के पास इकट्ठा हों। खिड़की #12862 फिर से खुल रही है। मैं फिर से कहता हूं, यह एक आपातकालीन स्थिति है। खिड़की #12862 आपदा श्रेणी की क्षमता वाली एक आयामी दरार फिर से खुल रही है। शार्लोट ने उसे फीनिक्स कहा। ये बहुत तेज गति से आकाश में उड़ी और उसे खिड़की के खुलने के पास ले आए। उस जगह के चारों ओर सैकड़ों देवता इकट्ठे हो गए। वह जमीन पर गिर गई। छात्र परिषद के अध्यक्ष परसिवल उसके पास आए। प्रधानाचार्य, हमने हर दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के छात्र को जुटा लिया है। निकासी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। खिड़की के बारे में क्या? छात्र परिषद और कई प्रोफेसर पहले से ही परिधि को सुरक्षित कर रहे हैं। भले ही कोई लड़ाई छिड़ जाए, हम सुनिश्चित करेंगे कि विनाश को रोका जाए। शार्लोट ने सिर हिलाया। बंद खिड़की को आसानी से नहीं खोला जा सकता। केवल एक राक्षसी रूप से शक्तिशाली देवता या एक शक्तिशाली राक्षस ही ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ से खिड़की कौन खोल रहा है? अगर यह राक्षस था तो एक बड़ी लड़ाई छिड़ना तय था। शार्लोट चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर एक महान देवता द्वारा हमला किया जाता है तो भी अकादमी मजबूती से खड़ी रहेगी। वे खिड़की से बाहर आने वाले किसी भी चीज के खिलाफ जीतेंगे। हालांकि उन्हें भारी नुकसान होगा। क्या ये वह लड़का कर रहा है? खिड़की बंद होने के बाद शार्लोट अंदर नहीं देख पा रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आसमान में दरार कई दिशाओं में फैल गई। यह जमीन तक पहुंच गई। देवता सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। खिड़की फिर से खुली और अचानक एक जबरदस्त दबाव नीचे उतर आया। यह मृत्यु तत्व है। ये छाया की दुनिया से जुड़ी खिड़की से क्यों निकल रहा है? परसिवल की पीठ पसीने से भीगी हुई थी। दो आकृतियां, नियो और जैक, चोटों और खून से लथपथ खिड़की से बाहर चले गए। खिड़की उनके पीछे बंद हो गई और गायब हो गई। हालांकि कोई भी शांत नहीं हुआ। वह क्या है? परसिवल ने भौहें सिकोड़ी। नियो मृत्यु की अशुभ उपस्थिति का स्रोत था। उससे निकलने वाली उपस्थिति मजबूत थी। बहुत मजबूत, मानो। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब परसिवल ने नियो की स्थिति को समझने की कोशिश की तो वह चौंक गया। नियो का दिल नहीं धड़क रहा था। वह मर चुका था। फिर भी वह जीवित था। यह विरोधाभासी था। उसकी घातक चोटें इस बात का स्पष्ट संकेत थीं कि वह जीवित नहीं हो सकता। उसे जीवित नहीं रहना चाहिए था। अपने हथियार तैयार करो, परसिवल ने सहजता से चिल्लाया जब नियो ने उसकी ओर देखा। वह डर गया था। अपनी आंखों के सामने जो घृणित दृश्य देख रहा था उससे कोई जरूरत नहीं। लड़का मृत्यु तत्व में निपुणता प्राप्त कर चुका है। बस इतना ही, शार्लोट ने कहा। उसने नियो को देखा और अपनी नज़र जैक पर घुमाई जो होश में था। क्या वह जीवित है? हाँ, लेकिन उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। उसने खुद को अपने शरीर की क्षमता से परे धकेल दिया। नियो ने उत्तर दिया। शार्लोट ने सिर हिलाया। उसने घायल छात्रों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार प्रोफेसर की ओर देखा। कृपया उस बच्चे को ठीक करें। इससे पहले कि हिला जैक के पास पहुंच पाती, दूसरे प्रोफेसर डैनियल ने उसे रोक दिया। लेकिन प्रिंसिपल, अगर वे शैडो हैं तो क्या होगा? हम गारंटी नहीं दे सकते कि उन्होंने मूल को नहीं खाया है और हम पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने डैनियल के संदेह पर अपनी सहमति व्यक्त की। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि दो जागृत देवता बिना किसी मदद के खिड़की से भाग निकले। नियो ने अपना मुंह खोला। जैक एक शैडो वील्डर है। वह शैडो नहीं हो सकता। ओह, उसके शब्दों से राहत की भावना आई। प्रोफेसर, हिला नियो और जैक के पास पहुंची। उसने जैक को नियो से लिया। जमीन पर बैठने और जैक का सिर अपनी गोद में रखने के बाद वह उसे ठीक करने लगी। हिला ने नियो की ओर देखा। तुम्हारे बारे में क्या तुम शैडो हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने शार्लोट की ओर देखा। प्रधानाचार्य ने सिर हिलाया और घोषणा की। नियो हारग्रेव्स की छाया खिड़की के अंदर नहीं दिखाई दी। वह असली है। प्रधानाचार्य की पुष्टि और खिड़की के गायब होने के बाद लोग शांत हो गए। उनकी आंखों में भय और चिंता की जगह विस्मय और प्रशंसा ने ले ली। दो जागृत देवता, वे अकेले ही एक खिड़की से बच निकले जिसमें आपदा श्रेणी तक पहुंचने की क्षमता थी। और नियो और जैक की चोटों को देखते हुए वे बता सकते थे कि दोनों में से कौन सफल भागने के लिए जिम्मेदार था। प्रोफेसर नियो के चारों ओर इकट्ठा हुए। नियो हारग्रेव्स, खिड़की से भागने के लिए बधाई। तुम इतनी कम उम्र में मृत्यु में निपुणता प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, युवा। तुम मेरे क्लब में शामिल क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें तुम्हारे तत्व के बारे में सीखने में मदद करूंगा। पीछे हटो, तुम मृत्यु तत्व का उपयोग भी नहीं करते।
मैं इसके बजाय इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। नियो हारग्रेव्स, यह मेरा सौभाग्य है। हालांकि उन्हें खिड़की के अंदर क्या हुआ इसकी पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन सभी को एक बात समझ में आ गई। नियो हारग्रेव्स एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब हर कोई नियो से बात करने की कोशिश कर रहा था तो शार्लोट खांसने लगी और प्रोफेसरों को चेतावनी देने के लिए अपना थोड़ा दबाव छोड़ दिया। लड़के को थोड़ी जगह दो, पहले उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तभी सभी को एहसास हुआ कि नियो का भौतिक शरीर मर चुका था। मृत्यु में निपुणता प्राप्त करने के बाद वह खुद को ज़बरदस्ती जिंदा रख रहा था, लेकिन वह जल्द ही पूरी तरह से मर जाएगा। आप सभी अपनी पोस्ट पर वापस जा सकते हैं। नियो हारग्रेव्स, मेरे साथ आओ, शार्लोट ने कहा। उसने अपने फीनिक्स को बुलाया। नियो उसके साथ उसकी पीठ पर चढ़ गया। जानवर का शरीर आग की लपटों में घिरा होने के बावजूद नियो को नहीं जला रहा था। ये गर्म था। वे बादलों के ऊपर की हवेली में पहुंचे और अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। प्रिंसिपल ने कठपुतली नौकरानियों को बुलाया। हमारे लिए चाय तैयार करो। समझ गया। चांदी की आंखों वाली कठपुतली उनके लिए चाय लेकर आए। नियो ने चुपचाप चाय पी ली। पहले महत्वपूर्ण विषय को सुलझा लें। तुम्हारे पास कितना समय बचा है? शार्लोट ने पूछा। कुछ मिनट ही सही। नियो ने अपनी हथेली उठाई। उसके शरीर के चारों ओर संघनित लाल बिजली की चिंगारियां चमक उठीं। हालांकि वह मर चुका था, लेकिन मृत्यु उसे गले नहीं लगा सकती थी। वह मृत्यु को प्रकट कर रहा था जो उसके लिए आई थी, बाहरी रूप से, और उसे अंडरवर्ल्ड में खींचने से रोक रही थी। शार्लोट ने अपना मुंह खोला। जीवन तत्व और पवित्र तत्व तुम्हें ठीक नहीं कर सकते क्योंकि तुम तकनीकी रूप से मर चुके हो। अमृत भी काम नहीं करेगा। हमें तुम्हारे भौतिक शरीर के समय को उल्टना होगा और इसे मरने से पहले की स्थिति में वापस लाना होगा। तभी हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो प्रिंसिपल? मैं तुम्हें ठीक करने के लिए समय तत्व वाले उपचारक की सिफारिश कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? शार्लोट ने चाय पीते हुए पूछा। मुझे यकीन है कि एस रैंक मिशन से लौटे छात्रों को उपचारक प्रदान करना अकादमी का काम है। हाँ, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या कर सकते हो? नियो ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। वह समझ सकता था कि एलिजाबेथ को उसकी आदतें कहाँ से मिली हैं। मुझे उपचार के लिए क्या भुगतान करना होगा? विंडो के अंदर क्या हुआ इसकी खबर लीक मत करो। मुझे खेद है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा क्या मतलब है प्रिंसिपल। क्या ये संभव है कि तुमने कुछ अनैतिक देखा हो और अब तुम उस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हो? उसकी अभिव्यक्ति बिगड़ गई। नियो को ठीक से पता था कि वह क्या चाहती थी और वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। लुकास का हमला। मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में चुप रहो। ओह, तुम्हारा मतलब है कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया? नियो ने एक उदास भाव दिखाया। मुझे कहना चाहिए, मैं उस समय काफी डरा हुआ था। क्या तुम्हें पता है कि जब ज़्यूस कबीले के वारिस ने मुझे मारने की कोशिश की तो मुझे कैसा लगा? शार्लोट की भौं में हल्का सा झटका लगा। उसने देखा था कि नियो ने कैसे लुकास को अपनी दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया। डर गया। यह ऐसा था जैसे कोई शेर को लकड़बग्घे से डर लगता है। यह असंभव था। वह जानता है कि बातचीत में उसका पलड़ा भारी है, शार्लोट ने सोचा। अगर नियो एक सामान्य देवता होता तो वह उसे धमका सकती थी। दुर्भाग्य से वह हेनरी हारग्रेव्स का छोटा भाई था और ऐसा लग रहा था कि उसकी शिष्या उसे पसंद करती थी। शार्लोट उसे मरने नहीं दे सकती थी, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। नियो ये समझ गया। शार्लोट के होठों से एक आह निकली। मैं खुलकर कहूंगी, अगर तुम लुकास के विश्वासघात का खुलासा करोगी तो अकादमी लुकास के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी। ज़्यूस कबीला इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे अच्छी स्थिति में वे बदला लेने के लिए हारग्रेव्स कॉर्पोरेशन को कुचल देंगे। सबसे बुरी स्थिति में वे अकादमी को अपना दुश्मन घोषित कर देंगे और युद्ध को रोकने के लिए लुकास को छोड़ने की मांग करेंगे। दोनों पक्षों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो हम इससे बच सकते हैं, शार्लोट ने कहा। मुझे संदेह है कि युद्ध होगा, नियो ने सोचा। ज़्यूस कबीले ने लुकास को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, भले ही वह उत्तराधिकारी था। इस बात की थोड़ी संभावना थी कि ज़्यूस कबीला अपनी छवि बचाने के लिए लुकास की रक्षा करेगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेनरी नियो की रक्षा करेगा। ये जानते हुए कि हेनरी वास्तव में कितना शक्तिशाली था, नियो को किसी भी देव कबीले की चिंता नहीं थी। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि एलिजाबेथ भी उसका पक्ष लेगी। क्या होगा अगर मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दूं प्रिंसिपल? मैं अमर हूं। मैं मरने के बाद फिर से जीवित हो सकता हूं। तो तुम सौदा स्वीकार नहीं करोगे? ओह, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं बातचीत की शर्तों को बदलना चाहता हूं। शार्लोट उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। जब नियो ने उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराया। वह नहीं चाहता था कि अकादमी लुकास को दंडित करे। वह लुकास को मारना भी नहीं चाहता था। कई बार मरने के बाद नियो को एहसास हुआ कि मौत हर किसी के लिए डरावनी नहीं है।
जीवन, भले ही समय कठिन था, कुछ लोगों के लिए अधिक दर्दनाक था। लुकास उन लोगों में से एक था। नियो लुकास के जीवन को नरक बना देगा। वह अपना बदला अपने हाथों से लेगा, किसी और की मदद से नहीं। वह सुनिश्चित करेगा कि लुकास को उससे दुश्मन बनाने का पछतावा हो। यदि आप ठीक नहीं होना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? मुझे मिशन में मरने वालों की लाशें दे दो। शार्लोट का चेहरा सख्त हो गया। मरने वाले प्रत्येक छात्र की पृष्ठभूमि हाई प्रोफाइल थी, विशेष रूप से लियोनोरा। वह एक सदी में एक बार प्रतिभाशाली थी। पोसिडॉन कबीले के पास उससे बहुत उम्मीदें थीं। मृतकों के परिवारों ने अपने बच्चों की लाश की मांग की थी। परिवारों को मना करना लगभग असंभव है क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि उनके बच्चों की लाशें वापस लाई गई हैं। यह मेरी समस्या नहीं है ना? आप अपनी बात पूरी करें और मैं अपनी बात पूरी करूंगी। शार्लोट की भौहें तन गईं। वह दोराहे और एक कठिन जगह के बीच फंस गई थी। अंत में उसने कम बुराई को चुना। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम चाहती हो, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम लाशें क्यों चाहते हो। नियो पर भारी दबाव पड़ा। शार्लोट ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम उन लाशों को खाने की योजना बना रहे हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर क्या है? नेक्रोमेंसी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जब नियो ने आपत्ति नहीं की तो शार्लोट को लगा कि वह सही थी। दूसरी ओर नियो ने उसे अपने इरादों को गलत समझने दिया। पुनरुत्थान अनुष्ठान के अस्तित्व को उजागर करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। चूंकि हमने सौदे को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, इसलिए कृपया नाथन को अभी लाशें रखने दें। मैं उन्हें उससे ले लूंगा। नियो खड़ा हो गया। मैं विदा लेता हूँ। रुको, ये ले लो। शार्लोट ने उसकी ओर एक बैज फेंका। मध्यस्थता हॉल में प्रोफेसर डैनियल के पास जाओ और खुद को ठीक करवाओ। नियो ने सिर हिलाया। वह जाने ही वाला था कि शार्लोट ने फिर से बात की। और हमारी बातचीत को गुप्त रखो, खास तौर पर एलिस से। समझ गया, उसे दूर भेज दो, शार्लोट ने नौकरानियों से कहा। नियो के नीचे एक पोर्टल दिखाई दिया। टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले वह मुस्कुराया। प्रिंसिपल, आपके साथ व्यापार करना अच्छा था। ये शब्द सुनकर शार्लोट भौचक्की रह गई। उसने नियो के साथ एक सफल सौदा पूरा किया था। ये सच था। हालांकि नियो की मुस्कान ने उसे बेचैन कर दिया। उसे लगा जैसे उसने किसी तरह से नुकसान उठाया है। नियो अपने छात्रावास के अंदर दिखाई दिया। उसने अपने हाथों में बैज देखा। मैं खुद को ठीक कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ का उपयोग करके प्रोफेसर से अपने समय तत्व को जगाने में मदद मांग सकता हूँ। क्रिश्चियन और अन्य लोगों की लाशें कुछ हफ्तों तक ठीक रहेंगी। नियो को अपने समय तत्व को जगाने की ज़रूरत थी। उसके बाद उसे लाशों को सड़ने से बचाने के लिए एक जमे हुए समय की जेल बनाना सीखना था। अरे, अगर मैं उनकी लाशों को साइरो चैम्बर में रख पाता तो यह आसान होता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लोगों को लाशों के बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा है। मुझे खुद ही यह करना होगा। नियो ने अपनी भौहों पर मालिश की। पुनरुत्थान अनुष्ठान की तैयारी आसान नहीं थी। पूरी अकादमी प्रिंसिपल की पहुंच में थी। वह यहाँ बलि नहीं ला सकता था, नहीं तो उसे पता चल जाता। मैं सिर्फ तब तक इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक कि दूसरा सेमेस्टर शुरू न हो जाए और हमें अकादमी छोड़ने की अनुमति न मिल जाए। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसका शरीर काम करना बंद करने लगा। वह अपने बाएं हाथ या मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। लगता है मैं मरने वाला हूँ। नियो सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्पविराम 490वीं मंजिल, हारग्रेव्स कॉर्पोरेशन। बटलर ने दस्तक के बाद दफ्तर में प्रवेश किया। उसने हेनरी को कुछ दस्तावेजों को देखते हुए देखा। मास्टर, मुझे अकादमी में रखे गए जासूसों से खबर मिली है। युवा मास्टर जिंदा वापस आ गया है। मुझे लगता है कि मुझे वहां जाकर उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। हेनरी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दस्तावेजों पर टिकी थीं। और कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए? हाँ, युवा मास्टर ने मृत्यु तत्व में निपुणता हासिल कर ली है और वह अपने वर्ष के शीर्ष 5 छात्रों के बराबर मजबूत है। हेनरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके विपरीत बटलर चिंतित दिखाई दिया। मास्टर, अगर युवा मास्टर इसी दर से बढ़ता रहा तो? ये ठीक है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम पुल पार कर लेंगे। हेनरी ने सेबेस्टियन की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। उसने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि नियो उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, ये सुनिश्चित करने के बजाय कि वह कमज़ोर रहे और उम्मीद करे कि वे उसे छोड़ दें। हेनरी के होठों से एक आह निकली। उसने दस्तावेज बंद किया और एक सिगरेट निकाली। भाड़ में जाओ। अल्पविराम। आथा का निजी प्रशिक्षण कक्ष, सेराफिम हॉल, डेमिगॉड अकादमी। ब्लेड टकराने की आवाज़ें गूंज उठीं। आथा गायब हो गया और जगह के चारों ओर फिर से प्रकट हुआ। वह माज पर हमला करता रहा। माज ने हमलों को रोकने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया, जो स्टील की तरह सख्त थीं। वे दोनों बिना किसी रोक टोक के लड़ रहे थे। उनके शरीर चोटों से भरे हुए थे और उनकी निगाहें थकान से भरी हुई थीं।
वे वापस आने के क्षण से ही प्रशिक्षण ले रहे थे। फेलिक्स ने कमरे में प्रवेश किया। उसने उन्हें प्रशिक्षण लेते हुए देखा और अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। नेथन कोने में बैठा था, अंधेरे को नियंत्रित करते हुए, प्रशिक्षण देते हुए उसकी आंखें बंद थीं। फेलिक्स नेथन के पास गया। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद आराम करूंगा। नेथन ने अपनी आंखें बंद रखीं। फेलिक्स के होठों से एक आह निकली। वह नेथन के पास बैठा और दिन खोला। मैंने तुम्हें भावुक किस्म का नहीं समझा था, लेकिन मुझे लगता है कि मौत ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं दुखी नहीं हूं। नेथन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अंधेरे पर अपनी पकड़ ढीली की और वह आगे बोला, मैं बस डरा हुआ हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लियोनोरा और क्रिश्चियन जैसे प्रतिभाशाली लोग इतनी आसानी से मर सकते हैं। इससे मुझे एहसास हुआ कि मौत कभी भी मेरे पास आ सकती है और मैं इसे कभी नहीं रोक पाऊंगा। इतनी आसानी से। ओह! फेलिक्स ने अपने होंठ सिकुड़े। वह दुखी होकर मुस्कुराया। नियो के बारे में क्या? वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे नहीं लगता कि नियो मर गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी हत्या कर दी गई थी। लुकास ने जरूर। अरे चुप रहो। फेलिक्स ने नाथन की बात बीच में ही काट दी। ऐसे शब्द किसी और से मत कहना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा। नाथन ने अपने होंठ काटे। रैंकिंग प्रतियोगिता में अपने दोस्त को मारने के बाद उसने कभी लुकास पर भरोसा नहीं किया। लेकिन वह जानता था, वे ज़ीउस कबीले का विरोध नहीं कर सकते थे। नाथन की दयनीय अभिव्यक्ति को देखकर फेलिक्स ने अपने संकल्प को मजबूत महसूस किया। फेलिक्स को उनकी दुनिया से नफरत थी जहां रक्तरेखा ही सब कुछ थी। व्यक्ति का भाग्य उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता था। कमज़ोर को कोई अधिकार नहीं था। फेलिक्स शापित व्यवस्था को बदल देगा, भले ही उसे देवताओं को मारना पड़े। आज़ादी के लिए, समानता के लिए। अल्पविराम। लुकास का कमरा, सेराफिम हॉल, डेमिगॉड अकादमी। लुकास। हैरिस कमरे में भागा। काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह जिंदा है। लुकास ने अपना चाकू नीचे रखा और रसोई से बाहर देखा। नियो हारग्रेव्स वापस आ गया है। उसने सफलतापूर्वक उस छायाधारी को बचाया और वापस आ गया। मैं समझ गया। लुकास मुस्कुराया। उनके लिए सौभाग्य की बात है। उसने अपना हाथ एप्रन पर पोंछा और खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित किया। तुम इतने शांत क्यों हो? क्या होगा अगर उसने तुम्हारी रिपोर्ट कर दी? हैरिस, ये तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। कबीले के बुजुर्ग इसके बाद की स्थिति को संभाल लेंगे। हैरिस लुकास के रवैये से दंग रह गया। इससे पहले कि वह वापस बहस कर पाता, लुकास ने कहा, अनावश्यक बातें मत पूछो, बस वही करो जो तुम्हें बताया गया है और अपना मुंह बंद रखो अगर तुम मॉरिगन की तरह त्यागे नहीं जाना चाहते। अल्पविराम। विलो हवेली, सभी शुरुआतों का जंगल, अंडरवर्ल्ड। नियो पैमोन की हवेली के बगीचे में दिखाई दिया। उसने सांस छोड़ी। एडेप्ट मास्टरी तक पहुंचने के बाद उसे डेथ एलिमेंटल विजन प्राप्त हुआ। अंडरवर्ल्ड में डेथ की मोटी मात्रा ने उसे चौंका दिया। चारों ओर देखने के बाद वह हवेली में दाखिल हुआ। उसे खुले हॉल में पैमोन और बारबाटोस मिले। दो ग्रिम रीपर सोफे पर बैठे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे। पैमोन हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। दूसरी ओर बारबाटोस गुस्से में लग रहा था। क्या तुम कुछ चाय लोगे? पैमोन ने पूछा। हाँ, कृपया। उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से चाय बनाई। उसकी हरकतें सुंदर और सटीक। तुम अंडरवर्ल्ड में क्यों लौट आए, बच्चे? मुझे विश्वास था कि तुम जल्द से जल्द स्फिंक्स से मिलोगे और तीसरा परीक्षण पूरा करने की कोशिश करोगे। मैं अनुबंध को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। नियो के शब्दों ने पैमोन की मुस्कान को और गहरा कर दिया। ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने भगवान के खून को खोने से डरते हो। क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं है? अगर तुम अपने दोस्त की रक्षा के लिए नहीं लड़ते और इसके बजाय अपने आप भाग जाते तो तुम्हें आशीर्वाद की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अंत में तुम अपने भगवान के खून का बलिदान किए बिना मिशन पूरा कर सकते थे। उसने नियो को दिलचस्पी से देखा, उसका जवाब जानना चाहती थी। नियो ने अपना मुंह खोला। मुझे इसका पछतावा नहीं है। जैक मेरा साथी था, मैं ही उसे विंडो पर लाया था। वह मेरी जिम्मेदारी थी। नियो ने सांस छोड़ी। मैंने अपने भगवान के खून का बलिदान कभी नहीं दिया। मैंने इसका इस्तेमाल अपने दोस्त को बचाने के लिए किया। उसके जवाब से पैमोन की हंसी फूट पड़ी। वह बारबाटोस की ओर मुड़ी। देखो, मैंने तुमसे कहा था, बच्चा बड़ा हो गया है। वह आशीर्वाद के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। बारबाटोस नियो को घूरता रहा। हे सम्राट के महान बच्चे, क्या तुम्हें अपने बलिदान की कीमत का एहसास है? हम तुम्हारी बहादुरी और भाईचारे की सराहना करते हैं, लेकिन हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते, खासकर तब जब तुमने सम्राट के कीमती खून को बर्बाद करने का फैसला किया है। बारबाटोस नियो से नाराज नहीं था। उसे नियो की निर्णायक मानसिकता पर गर्व था। इससे पता चलता है कि नियो कुछ भी करने से पहले अपने कामों पर विचार करता है और अपने फैसले पर अड़ा रहता है, भले ही उसके परिणाम हो।
पैमोन खांसी। क्या हमें शुरू करना चाहिए? हाँ। कृपया अपनी आंखें बंद करो बच्चे। नियो ने उसकी बातों का पालन किया। उसे लगा कि पैमोन उसके पीछे जा रहा है। उसने उसके कॉलर का बटन खोला और उसके कंधे से उसकी शर्ट खींच ली। अचानक नियो को लगा कि दो नुकीली चीजें उसके कंधों में घुस रही हैं। वह लगभग चीख पड़ा, हालांकि उसे दर्द की आदत थी और उसे लगा कि उसकी आत्मा जल रही है। कुछ सेकंड के बाद नुकीली चीजें हटा दी गईं। किसी ठंडी और मुलायम चीज ने उसके खून बहते कंधे को चाटा। उनके आते ही चोट और दर्द गायब हो गया और नियो को अपने शरीर में एक सुखद अनुभूति महसूस हुई। ये लत लगाने वाली थी। खाने के लिए धन्यवाद बच्चे। मुझे मोनाक का खून पिए हुए दशकों हो गए हैं। नियो ने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने पैमोन को अपनी सीट पर वापस आते देखा तो वह दंग रह गया। वह अब हड्डियों का एक थैला नहीं थी, बल्कि दूध जैसी सफ़ेद त्वचा, सुनहरे बाल और खून जैसी लाल आंखों वाली एक सुंदरी थी। जब वह मुस्कुराई तो उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया बच्चे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। वह उसकी अवाक प्रतिक्रिया पर हंसी। कुछ पलों के बाद नियो बोला, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या तुमने वाकई मेरा गॉड ब्लड ले लिया? हाँ, मैंने लिया था। तुम्हारे आंकड़े नहीं बदले हैं, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का भंडार आधा रह गया है। अगर तुम अपनी दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें इसका एहसास होगा। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मौत की आभा को प्रकट करने की कोशिश की। उसकी उंगलियों के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी और उसे अपनी दिव्य ऊर्जा के भंडार पर दबाव महसूस हो रहा था। मैं लगभग आधा रह गया था, नियो ने कहा। शुक्र है, उसके आंकड़े अभी भी वही थे। जब तक वह लड़ाई को छोटा रखने के लिए सावधान रहता, वह बिना किसी समस्या के पूरी ताकत से लड़ सकता था। नियो को अपने किए पर पछतावा नहीं था। वह हमेशा राक्षसों को अंधेरे से भस्म करके अपना गॉड ब्लड वापस पा सकता था। उसके लिए यह एक छोटी सी असुविधा थी। अगर बस इतना ही है तो मैं अभी वापस आ जाऊंगा। अलविदा बच्चे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बारबाटोस चुप रहा। आखिर में वह पैमोन द्वारा कोहनी मारे जाने के बाद ही बोला, हे सम्राट के बच्चे, तुम शांति और समृद्धि में रहो। बाद में मिलते हैं। नियो ने अमर का उपयोग किया और जीवित दुनिया में अपने शरीर में वापस आ गया। नियो होश में आया। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर में जलन की लहर दौड़ गई। उसने अपने दिल को पकड़ लिया और दुबला हो गया। उसके होठों से कराहें निकल गईं। उसके पास पूरी तरह से ठीक होने के लिए दिव्य ऊर्जा की कमी थी। जब नियो ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है तो वह दर्दनाक दर्द से बेहोश हो गया। उन हाथों से ऊर्जा का एक सहज प्रवाह उसके शरीर में प्रवेश कर गया। दर्द गायब हो गया। ठीक होकर नियो ने अपनी आंखें उठाईं। अमेलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देखने आया था। उसने अपने गालों को खुजलाया। उसे सोफे पर बैठाने में मदद करने के बाद उसने उसके लिए एक ड्रिंक तैयार की। धन्यवाद। नियो ने ड्रिंक का घूंट लिया। लेकिन तुम कमरे में कैसे घुसे? मुझे यकीन है कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। नियो, मिशन पूरा करने के लिए बधाई। अमेलिया, विषय मत बदलो। माँ ने चाबियाँ मुझे दे दी हैं। उसके पास मेरे कमरे की चाबियाँ क्यों हैं? उसके पास मेरे कमरे की चाबियाँ भी हैं। अमेलिया ने झुंझलाहट में उसे घूरा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें उसके साथ बिस्तर साझा करने की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हारे साथ सोती है। हाँ, और वह। अमेलिया ने निराश होकर एक धीमी चीख निकाली। मैं उसके साथ सो नहीं सकती। वह मुझे बहुत कसकर गले लगाती है। जब से वह यहाँ आए है मैं एक दिन भी ठीक से नहीं सो पाई हूँ। नियो ने खाली कप मेज़ पर रख दिया। वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वह अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। माँ निराश है कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। अमेलिया ने आह भरी। वह सोच रही है कि उसने तुम्हें निराश किया है। क्या? मुझसे मत पूछो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अमेलिया ने कंधे उचका दिए। वह खड़ी हो गई। मैं यहाँ तुम्हारा हालचाल जानने आया हूँ। अब तुम आराम कर सकते हो। जैसे ही वह जाने वाली थी, वह दरवाजे पर झुकी और उसकी ओर देखने लगी। वापस स्वागत है। अमेलिया चली गई और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। नियो ने उसकी गर्दन के पीछे मालिश की। मुझे लगता है मुझे एक नया ताला खरीदना होगा। नहाने के बाद वह सो गया। मिशन बहुत थका देने वाला था। वह आराम करना चाहता था। सुबह वह एक झटके से उठा जब उसकी इंद्रियों ने उसे आने वाले हमले की चेतावनी दी। वह बिस्तर से लुढ़क गया और जहर से लिपटे खंजर को बाल भर की दूरी से चकमा दिया। हत्यारे ने छाया का एक कफन पहना हुआ था जो उसके शरीर और चेहरे को छिपा रहा था। क्या ज़ीउस कबीले ने उसे भेजा था? नहीं, वे भी इतनी खुलेआम हत्या नहीं करेंगे। नियो लड़ने की स्थिति में आ गया। अचानक एक खंजर पीछे से उसके दिल में घुस गया। दूसरा हत्यारा, जो नियो पर छिपकर आया था, ने ब्लेड को घुमाया। नियो ने अपनी छाती से बाहर निकलते ब्लेड की नोक को देखा। कैसे? उसकी मृत्यु के प्रति लगाव ने उसे कभी भी छिपकर किए जाने वाले हमले के बारे में चेतावनी नहीं दी थी।
नियो जाग गया। वह भारी सांस ले रहा था और पसीने से लथपथ था। चारों ओर देखते हुए उसने पाया कि अभी आधी रात ही हुई थी। क्या यह एक सपना था? उसने अपना माथा पकड़ लिया। यह सपना होने के लिए बहुत यथार्थवादी था। हल्के सिरदर्द के कारण उसके लिए ठीक से सोचना मुश्किल हो गया। आवाज़ें सुनकर नियो को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह अंधेरे द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। ऐसा लगता है कि मैंने मिशन के दौरान अंधेरे का बहुत अधिक उपयोग किया। मैं अब इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता। शोर की मात्रा बढ़ गई। नियो सो नहीं सका। हथियारों के भ्रम उसकी आंखों के सामने आने लगे जबकि वह जाग रहा था। वह कराह उठा। उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उससे बात करने वाली अनगिनत आवाज़ों के बीच उसने ओबिट्स की आवाज़ सुनी। मुझे पकड़ो, नियो। तलवार ने उसे आवाज़ दी। नियो को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपने होठों को काटा और कमरे में इधर उधर देखने की कोशिश की। भ्रम की वजह से उसे तलवार ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। एक पल वह आसमान से गिर रहा था, दूसरे पल वह जिंदा जल रहा था, और अचानक वह हथियारों से लड़ रहा था। नियो, दाएं तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो। तलवार ने उसे भ्रम से बाहर निकाला। वह उस जगह पहुंच गया जहां तलवार होनी चाहिए थी। हाँ, अब मुझे पकड़ो। नियो ने अपने सामने हवा को थाम लिया। उसने अपनी बाहों में हैंडल की ठंडी पकड़ महसूस की क्योंकि उसके तत्वों पर उसका नियंत्रण ओबिट्स द्वारा बढ़ाया गया था। मतिभ्रम के साथ आवाज़ें गायब हो गईं। नियो अपने कमरे में वापस आ गया था। वह अपने घुटनों पर गिर गया, बेकाबू होकर कांप रहा था। धन्यवाद, ओबिट्स। उसके मन में सकारात्मक भावनाओं की लहर उठी। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो। अब सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नियो ने सिर हिलाया। उसने तलवार अपने हाथ में पकड़ी और बिस्तर पर लेट गया। आमतौर पर नियो अपने अंधेरेपन के प्रति लगाव को पागल होने से रोकने के लिए उस पर ढक्कन रखता था। वह सोते समय ढक्कन को नीचे नहीं रख सकता था। आज तक ये कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसका अंधेरेपन का लगाव कभी भी इतना मजबूत नहीं था। लेकिन मिशन के बाद उसका अंधकार के प्रति लगाव बहुत मजबूत हो गया। वह इसे और दबा नहीं सकता था जब तक कि वह अपना ध्यान उस ओर न लगा दे जो सोते समय हासिल करना असंभव था। नियो को नहीं पता था कि ओबिट्स के बिना वह क्या कर सकता था। तलवार ने उसके तत्वों पर उसका नियंत्रण बढ़ा दिया। अगर वह फिर से मतिभ्रम का शिकार नहीं होना चाहता था तो उसे तलवार अपने हाथों में लेकर सोना पड़ा। सुबह नियो को अकादमी से एक सूचना मिली। हाल ही में एस रैंक मिशन के सभी प्रतिभागियों को 1 घंटे में असेंबली हॉल में रिपोर्ट करना होगा। मिशन मूल्यांकन रिपोर्ट वितरित की जाएगी। कृपया बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उसने अपने कमरे में भोजन का ऑर्डर दिया। अपना पेट भरने के बाद वह कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे जैक मिला। हाय जिम। हाय, आप कैसे हैं? ठीक है, मुझे लगता है। आपका क्या हाल है? क्या आप पूरी रात जागते रहे? हम जब से लौटे हैं मैं सो रहा हूँ। मैं पुनरुद्धार के साइड इफेक्ट के कारण थक गया हूँ, जैक ने जम्हाई लेते हुए उत्तर दिया। दोनों असेंबली हॉल में पहुंचे। उनकी मुलाकात आर्थर, फेलिक्स, माज, सीन और नाथन से हुई। उनकी उदास अभिव्यक्ति को देखते हुए नियो बोला, तुम सब बकवास क्यों लग रहे हो? जब नियो की आवाज़ सुनी तो आर्थर ने अपना सिर उठाया। उसने नियो को घूर कर देखा। बस इतना ही है कि मिशन के दौरान बहुत से लोग मर गए। लियोनोरा, क्लारा, तुम। अचानक आर्थर ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने नियो को घूरा, अपना सिर घुमाया, जैक को देखा, अपना सिर घुमाया और फिर नियो को घूरा। फेलिक्स, क्या तुम मुझे चुटकी काट सकते हो? ज़रूर, लेकिन मुझे भी चुटकी काट लो। फेलिक्स अपने महिला शरीर में एक स्तब्ध भाव से नियो और जैक को घूर रही थी। बाकी लोग भी इससे अलग नहीं थे। जब फेलिक्स ने उसे चुटकी काटी तो आर्थर सिहर उठा। नियो, क्या तुम सच में जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ और कृपया ऐसा अभिनय करना बंद करो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। तुम जिंदा हो। आर्थर अपनी सीट से उछल पड़ा। उसने नियो और जैक को इतनी तेजी से गले लगाया कि उन्हें लगा कि उन्हें किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। आर्थर के गालों पर आंसू बह निकले। उसकी आवाज़ फट गई। जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। जैक ने अजीब भाव से नियो को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। नियो के कुछ करने से पहले ही फेलिक्स ने आर्थर की बात मान ली और उन्हें कसकर गले लगा लिया। 1 मिनट रोने के बाद आर्थर शांत हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और नियो को घूरने लगा। तुम कैसे बच गए? लुकास ने हमें बताया कि तुम हमारे लिए समय खरीदने के लिए रुके थे। लुकास ने तुम्हें बताया था? हाँ, क्या ऐसा नहीं हुआ? नियो मुस्कुराया। उसने अपनी आंखों के कोने से लुकास, हैरिस और कैसेंड्रा को हॉल में प्रवेश करते देखा। वास्तव में, हाँ, उस समय भी यही हुआ था। फिर तुम कैसे वापस आए? सभी छात्र ध्यान दें। कृपया अपनी सीटों पर वापस आएं और बात करना बंद करें। एक युवा प्रोफेसर पोडियम पर खड़ा था। उसने आर्थर और नियो के समूह को हंगामा करने के लिए घूर कर देखा।
वे बैठ गए। औपचारिक भाषण के बाद, जहां प्रोफेसर ने मिशन के दौरान हुई मौतों और कठिनाइयों के बारे में बात की, उन्होंने प्रिंसिपल को मंच पर आमंत्रित किया। शार्लोट आई। उसने हॉल के चारों ओर अपनी नज़र घुमाई। सुप्रभात छात्रों, एस रैंक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई। मुझे पता है कि आपके कुछ दोस्त मिशन से वापस नहीं आ पाए और मैं इस खबर से बहुत दुखी हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह हार आपको उन नुकसानों के कारण टूटने का कारण नहीं बनेगी जो आपने झेले हैं, और इसके बजाय आपके विकास के लिए पोषण का काम करेगी। मिशन मूल्यांकन की ओर बढ़ने से पहले उसने संवेदना के लिए कुछ शब्द कहे। मैं मिशन मूल्यांकन रिपोर्ट की घोषणा करूंगी। ये रिपोर्ट केवल एस रैंक मिशन के दौरान आपके प्रदर्शन के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करने के लिए है। जिन प्रोफेसरों ने रिपोर्ट संकलित की है, जिनमें मैं भी शामिल हूं, उन्हें उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको उन क्षेत्रों को समझने में मदद करेगी जहां आप कमज़ोर हैं। चार्लोट ने खांसते हुए कहा, इन रिपोर्टों में शामिल मापदंडों की गणना आपके गियर में शामिल उपकरणों का उपयोग करके की जाती है। आप में से कुछ को लग सकता है कि रिपोर्ट अनुचित हैं, और इसका मतलब है कि आप अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि आप में कितनी कमी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझदार छात्र हैं और अपने परिणामों के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। चार्लोट ने अपना चश्मा पहना और अपने हाथ में पन्ने पलटे। आर्थर किंग्सले, मिशन मूल्यांकन सी। पराजित छायाओं की संख्या 0। पराजित छाया राक्षसों की संख्या 28। सारांश, आर्थर का अपने तत्वों पर अच्छा नियंत्रण है और वह एक सक्षम योद्धा है। वह अपनी कमजोरियों को पूरी तरह से छिपा सकता है। हालांकि वह टीमवर्क में खराब है और भावनात्मक विस्फोटों के प्रति संवेदनशील है। शार्लोट ने कहा, आर्थर किंग्सले, मंच पर आओ और अपनी रिपोर्ट ले लो। मैंने जो सारांश कहा है वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। रिपोर्ट में ही आपके प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन कई पृष्ठों में है। आर्थर खड़ा हुआ और अपनी रिपोर्ट लेने चला गया। उसके लौटने के बाद शार्लोट ने जारी रखा, माज एवहॉर्ट, मिशन मूल्यांकन बी जोड़। पराजित छायाओं की संख्या 0। पराजित छाया राक्षसों की संख्या 42। सारांश, एक गर्वित छात्र और अपने साथियों के बीच सबसे मजबूत देवताओं में से एक होने के बावजूद, माज ने अपने टीम लीडर के आदेशों का पालन करके बार बार अपनी शांति दिखाई, भले ही वह कुछ और करना चाहता था। गहराई स्तर 2 पर अपने 2 साथियों की रक्षा करने का उनका प्रदर्शन, जबकि अन्य गहराई स्तर 3 पर चले गए, असाधारण रूप से उल्लेखनीय था। माज ने उनकी रिपोर्ट ली। शार्लोट ने जारी रखा, हैरिस डी वेलेमोंट, मिशन मूल्यांकन सी। पराजित छायाओं की संख्या 0। पराजित छाया राक्षसों की संख्या 20। सारांश, हैरिस को अपनी तकनीकों की अच्छी समझ है और उसने आगे बढ़ने की अपनी क्षमता दिखाई है। हालांकि उसका सबसे बड़ा दोष उसका अभिमान है। उसने अपनी छाया से अकेले ही लड़ाई की, भले ही वह मदद मांग सकता था, और लगभग हार गया था। रिपोर्ट सुनते ही हैरिस ने गुर्राहट की। उसने अपनी रिपोर्ट फाइल लेने से पहले थोड़ी देर के लिए नियो को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। लुकास डी वेलेमोंट, मिशन मूल्यांकन बी जोड़। पराजित छायाओं की संख्या 1। शॉन की छाया। पराजित छाया राक्षसों की संख्या 17। सारांश, लुकास की पोर्टल का उपयोग करने की क्षमता ने टीम की बहुत मदद की। उसके बिना मिशन कम से कम 10 गुना अधिक कठिन होता। उसका दयालु स्वभाव, जिसके कारण उसने जैक को बचाने में अपने टीम लीडर की मदद की, मिशन के दौरान की गई उसकी एकमात्र गलती थी। आत्मघाती बचाव मिशन पर जाना, जिसमें टीम के बाकी सदस्यों की जान जोखिम में पड़ जाए, सराहनीय नहीं है। लुकास मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसने मिशन रिपोर्ट ली और अपनी सीट पर वापस आ गया। नाथन डाकहोल्म, मिशन मूल्यांकन ए। पराजित छायाओं की संख्या 0। पराजित छाया राक्षसों की संख्या 12। सारांश, अपने छाया समन के साथ नाथन की स्काउटिंग क्षमता मिशन की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। उसने लगभग कोई बड़ी गलती नहीं की और उसका सबसे बड़ा योगदान लुकास की छाया का पता लगाना है। अपनी रिपोर्ट सुनते ही नाथन मुस्कुरा उठा। अपनी रिपोर्ट फाइल लेने के बाद समूह ने उसे अंगूठा दिखाया। उसने नियो की ओर देखा, धन्यवाद कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसने केवल नियो के आदेशों का पालन किया था। शॉन ब्राउन, मिशन मूल्यांकन एफ। पराजित छायाओं की संख्या 0। पराजित छाया राक्षसों की संख्या 25। लड़ाई के दौरान शॉन की लापरवाही ने टीम की जान पर बनाए। गोपनीयता खंड के कारण हम उसकी गलतियों का खुलासा नहीं करेंगे। हालांकि शार्लोट ने फाइल से अपनी नज़र उठाई। उसके शक्तिशाली दबाव ने सीन को मारा और वह लगभग चिल्ला पड़ा। सीन ब्राउन, अगर तुम फिर से ऐसी गलती दोहराओगे तो तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जाएगा। मैं समझता हूँ प्रिंसिपल। वह नीचे की ओर झुके हुए खड़ा हो गया। समूह ने यह नहीं पूछा कि सीन ने क्या किया था। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि लड़ाई के दौरान क्या हुआ था, लेकिन चूंकि सीन की जगह आर्थर ने माफ़ी मांगी थी, इसलिए उन्हें इस मामले को छोड़ देना पड़ा। जैक हन्मा, मिशन मूल्यांकन डी जोड़। पराजित छायाओं की संख्या 0।
पराजित छाया राक्षसों की संख्या 152। सारांश, जैक मिशन की शुरुआत में पराजित हुआ था। उसकी छाया राक्षसों की संख्या नियो हारग्रेव्स के उपकरण से ली गई थी। हालांकि उसने जितने छाया राक्षसों को हराया वह बेकार है क्योंकि इसने मिशन में कोई योगदान नहीं दिया। हम जैक हन्मा में अप्रयुक्त क्षमता देख सकते हैं। हम उसे अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने की सलाह देते हैं। यदि वह ऐसा कर सकता है तो जैक हन्मा निश्चित रूप से भविष्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। फेलिक्स, आथा और माज ने जैक को स्तब्ध भाव से देखा। 152, सचमुच? फेलिक्स ने पूछा। जैक ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान बिखेरी। उसका मूल्यांकन ग्रेड उसके साथियों में दूसरा सबसे कम था। हालांकि वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मिशन ने जैक को यह समझा दिया कि वह उतना कमज़ोर नहीं है जितना वह खुद को समझता था। जब तक वह अपनी कायरता पर काबू पा सकता है वह और अधिक कर सकता है और अधिक बन सकता है। कैसेंड्रा डी लैंगली। मिशन मूल्यांकन डी जोड़। पराजित छायाओं की संख्या 0। पराजित छाया राक्षसों की संख्या 19। सारांश, मिशन के दौरान कैसेंड्रा का प्रदर्शन औसत था। उसने न तो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और न ही बहुत सी गलतियां की। हालांकि हम उसे सलाह देंगे कि वह अपने अहंकार को अपनी आंखों पर हावी न होने दे और बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करे। कैसेंड्रा ने नाक सिकुड़ी और रिपोर्ट लेने के लिए ऊपर चली गई। लगभग सभी की रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद शार्लोट ने नियो की ओर देखा। वह अकेला बचा था। उसने अपना मुंह खोला। नियो हारग्रेव्स। मिशन मूल्यांकन नियो हारग्रेव्स। शैडो की संख्या को हराया। 3 आथ की शैडो, लुकास की शैडो और हैरिस की शैडो। शैडो राक्षसों की संख्या को हराया। 1243। शार्लोट ने बोलना बंद कर दिया और नियो को घूरने लगी। हॉल में बर्फीले सन्नाटे का माहौल था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। नियो ने अकेले ही 3 सबसे शक्तिशाली शैडो को हराया और उन सभी को मिलाकर जितने शैडो राक्षसों को मारा उससे दोगुने से भी अधिक मारे। आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं जताई। नेथन से मिशन के दौरान जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि नियो जितना बता रहा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। फिर भी रिपोर्ट की सामग्री उनकी कल्पना से परे थी। जैक ने अपना मुंह खोला। मुझे लगा कि टीम ने मिलकर आथ की शैडो को हराया। मैंने अकेले ही किया। लेकिन तुमने कहा था। जैक ने अपना मुंह बंद कर लिया। स्पष्ट रूप से उसने नियो के शब्दों को गलत समझा था। तुमने उस राक्षस को हराया और उसे बचाने आए उसके बाद मेरे पास। उसके अलंकारिक शब्दों ने हॉल में हलचल मचा दी। नियो, तुम अपनी ताकत क्यों छिपा रहे हो? मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को जानता था। उन्होंने नियो को घेर लिया और बिना रुके बोलते रहे। चुप रहो, शार्लोट चिल्लाए। मिशन मूल्यांकन अभी समाप्त नहीं हुआ है। समूह शांत हो गया। वे अपनी सीटों पर लौट आए। नियो हारग्रेव्स, ये सभी के लिए स्पष्ट है कि इस मिशन की सफलता तुम्हारे बिना असंभव होती। हालांकि तुम एक टीम लीडर के रूप में बुरी तरह विफल रहे हो। तुमने डेप्थ लेवल 2 पर केवल 3 सदस्यों को छोड़ा। क्या तुम्हें यह विचार आया कि अगर कोई शैडो डेप्थ लेवल 2 में तुम्हारे पीछे छिपने में कामयाब हो जाता तो क्या होता? वे तीनों मर सकते थे और तुम्हारा पीछे हटने का रास्ता अवरुद्ध हो सकता था। तुम माज एवहॉट का उचित उपयोग करने में विफल रहे। मिशन में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के बावजूद उसे अपनी ताकत का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं मिला। आपने विंडो में प्रवेश करते समय लुकास की छाया के प्रकट होने की संभावना को ध्यान में नहीं रखा। आपकी लापरवाही के कारण ग्वेन डी लैंगली, कैंड्रिक डी वेलेमोंट, क्लारा ब्राउन और जैक हन्मा की मृत्यु हो गई। आप लियोनोरा वॉन विलियर्स का पीछा करने में विफल रहे और उसे डेप्थ लेवल 3 पर ले गए जब वह लड़ने की स्थिति में नहीं थी। आपकी निर्णायकता की कमी के कारण सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा की मृत्यु हो गई। छाया के खिलाफ पहली हार के बाद आपको पीछे हट जाना चाहिए था और विंडो छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कम जोखिम और कम इनाम वाले परिदृश्य के बजाय आपने उच्च जोखिम और उच्च इनाम वाला रास्ता अपनाया, जिसके कारण कई छात्रों की मृत्यु हो गई। आपकी मृत्यु आत्मीयता घात का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक थी। ये पूरी टीम के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती थी। ये जानने के बाद भी आपने टीम को छोड़ दिया और अकेले ही टीम के एक साथी को बचाने के लिए डेप्थ लेवल 5 की ओर बढ़ गए, जो शायद जिंदा भी हो या नहीं भी। ये बताना जरूरी है कि आपके पास आथ की छाया को हराने का कोई पक्का तरीका नहीं था। आपने अपनी और पूरी टीम की जिंदगी के साथ जुआ खेला। मिशन मूल्यांकन F। उसके शब्दों ने समूह के चेहरे को कठोर बना दिया। कोई भी गलती सिर्फ नियो की नहीं थी। उन सभी को समान रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए। अगर वे मिशन लीडर होते तो नियो से बेहतर नहीं कर सकते थे। नियो हारग्रेव्स, एस रैंक मिशन में छात्रों की मौत सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप मिशन मूल्यांकन स्वीकार करते हैं? हाँ। शार्लोट मुस्कुराए। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं।
इस रिपोर्ट को एक सबक के रूप में लें और जितना हो सके उतना सुधार करें। जब नियो रिपोर्ट प्राप्त करने गया तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, आपका मूल्यांकन अधिकांश मिशन नेताओं को उनके पहले एस रैंक मिशन के लिए मिलने वाले मूल्यांकन से बेहतर है। नियो ने सिर हिलाया। वह जानता था कि उनमें से अधिकांश को एफएफएफ रैंक मूल्यांकन मिला है। वर्तमान छात्र परिषद अध्यक्ष परसिवल ने एफएफ जोड़ रैंक मूल्यांकन प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया। नियो का एफ रैंक मूल्यांकन एक नया रिकॉर्ड था। हालांकि नियो इससे संतुष्ट नहीं था। सिर्फ इसलिए कि दूसरे असफल हो गए, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे भी असफल होना था। वह बेहतर कर सकता था। उसे बेहतर करना चाहिए था। ए रैंक फीनिक्स मिशन से एक एफ रैंक मूल्यांकन और एस रैंक मिशन से एक और एफ रैंक मूल्यांकन और हमारी टीम भंग हो जाएगी। नियो सीटों पर वापस आ गया। एक और भाषण के बाद चार्लोट ने मिशन मूल्यांकन समारोह समाप्त कर दिया। समूह असेंबली हॉल से बाहर चला गया। नियो पर सवालों की बौछार हो गई। जब ऐसा लगा कि सवाल हमेशा के लिए जारी रहेंगे तो उसने जाने का फैसला किया। मुझे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए प्रो डैनियल से मिलना है। बाद में मिलते हैं। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, नियो खिसक गया। वह ध्यान कक्ष के पास पहुंचा। जगह खाली थी। डोजो जैसी इमारत में प्रवेश करने के बाद वह कार्यालय की ओर चला गया। उसने दस्तक दी। प्रोफेसर डैनियल। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से जोर से दस्तक दी। प्रोफेसर डैनियल, मुझे प्रिंसिपल ने आपके पास भेजा है। रोना बंद करो, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। दरवाज़ा खुल गया। प्रोफेसर डैनियल दरवाजे पर खड़े होकर नियो को घूरने लगे। तुम यहाँ क्यों हो? तुम पहले से ही ठीक हो चुके हो। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरे समय तत्व को जगाने में मेरी मदद कर सकते हो? बेशक, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। प्रोफेसर डैनियल ने उसे ध्यान से देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ऑफिस से एक आवाज़ आई। डैनियल, कौन है? कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। वह नियो की ओर मुड़ा। यहाँ रुको, मैं अभी व्यस्त हूँ। प्रोफेसर डैनियल ने नियो के सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। नियो गलियारे में बाहर की सीटों पर बैठ गया। सूरज शिखर पर पहुंच गया और कुछ घंटों के बाद क्षितिज के पीछे छिप गया। ऑफिस से आवाज़ें गायब हो गईं। क्या वह पिछले दरवाजे से चला गया? इससे नियो के संदेह की पुष्टि हुई। वह बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर भी नियो नहीं गया। वह ऑफिस रूम के बाहर बैठा रहा। समय बिताने के लिए उसने अंधेरे की आभा को प्रकट किया और उसके साथ प्रशिक्षण लिया। नियो अपने नियंत्रण को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह समय का ट्रैक खो बैठा। एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसे उसकी कल्पना से बाहर निकाला। नियो, तुम पिछले 2 दिनों से कहाँ थे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो ने अपनी आंखें खोलीं। उसने जैक को देखा। 2 दिन। उसका पेट बड़बड़ाने लगा। आह भरते हुए नियो खड़ा हो गया। चूंकि तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है कि स्फिंक्स से मिलने का समय आ गया है। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। अच्छा, चलो चलते हैं। वे दूसरों से मिले। ऐसा लग रहा था कि एक साथ प्रशिक्षण लेने के बाद माज और आथा काफ़ी करीब आ गए थे। जब समूह किसी के द्वारा उन्हें स्फिंक्स तक पहुंचाने का इंतजार कर रहा था तो फेलिक्स उसके लिए नाश्ता लेकर आया। ये है। जब तक हम प्रतीक्षा करते हैं, कुछ खा लो। जैक ने हमें बताया कि तुम पिछले 2 दिनों से प्रोफेसर के कार्यालय के बाहर हो और तुम भूखे लग रहे हो। नियो ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैक को तीखी निगाह से घूरते हुए। तुमने उन्हें क्यों बताया? उसकी आंखें पूछ रही थीं। जैक ने सीटी बजाई और दूसरी ओर देखा। अरे, जैक को दोष मत दो। वह तुम्हारे बारे में चिंतित था। फेलिक्स ने स्नैक्स को अपने हाथों में भर लिया। इसके अलावा, ये सब लग्जरी भोजन है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये सब करने के लिए कितनी देर तक लाइन में इंतजार किया? नियो अंदर से आह भरते हुए पास की बेंच पर बैठ गया। खाना उसके लिए अकेले खाने के लिए बहुत ज़्यादा था। जब वह सोच रहा था कि क्या करे तो उसने देखा कि जैक और फेलिक्स उसके हाथ में रखे खाने को लार टपकाते हुए घूर रहे थे। कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। फेलिक्स ने घुटन भरी आवाज़ निकाली। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। मेरे साथ खाओ या मैं बचा हुआ खाना फेंक दूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रही हो। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं बस एक निवाला खा लूंगा क्योंकि तुम इतना जोर दे रही हो। फेलिक्स उसके बगल में खाली सीट पर कूद गया। जैक उसके पीछे पीछे चला गया। क्या तुम लोगों को अलग से निमंत्रण की ज़रूरत है? नियो ने आथा, माज, नाथन और सीन को घूरते हुए देखा। आथा, नाथन और माज आए। सीन, तुम भी? सीन ने सिर हिलाया। उसे देखकर वह मिशन के दौरान जो कुछ हुआ उसके लिए स्पष्ट रूप से दोषी महसूस कर रहा था। सीन अन्य सदस्यों के साथ मिशन के कारण होने वाले तनाव को संभालने के लिए थेरेपी ले रहा था। उसे समझ में आ गया कि उस समय उसके कार्य बहुत गलत थे। लुकास, हैरिस और कैसेंड्रा आ गए। वे कुछ मिनटों के लिए किनारे पर प्रतीक्षा करते रहे। प्रिंसिपल और कठपुतली नौकरानियां 1 घंटे बाद कार्यक्रम स्थल पर आईं।
मैं जल्दी करूंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है, उसने आगे कहा। स्फिंक्स एक निराकार प्राणी है, अकादमी के 4 रक्षकों में से एक और आकाशीय रिकॉर्ड का प्रशासक है। इसमें अनंत ज्ञान है, यह आपके द्वारा पूछे गए लगभग किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। हालांकि स्फिंक्स से सावधान रहें, ये लोगों के दिमाग से खेलना पसंद करता है। यदि आप अपनी समझदारी को महत्व देते हैं तो ऐसा कुछ भी न करें जिससे आप मुसीबत में पड़ जाएं। बस अंदर जाओ, सवाल पूछो, जवाब पाओ और वापस आ जाओ। आथ ने अपना हाथ उठाया। हमें क्या नहीं करना चाहिए? शायद बेवकूफ़ाना सवाल न पूछकर अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आथ ने अजीब भाव से अपना हाथ नीचे कर लिया। एक छोटी सी प्रश्नोत्तर के बाद शार्लोट ने उनसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। जब तक तुम अंधे नहीं हो जाना चाहते अपनी आंखें मत खोलो। अब अगर तुम सब कुछ समझ गए हो तो आगे चलना शुरू करो। छात्रों ने उसकी बातों का पालन किया। नियो ने खुद को एक पोर्टल में प्रवेश करते हुए महसूस किया। वह आगे बढ़ता रहा और कई पोर्टल में प्रवेश किया। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, शार्लोट ने कई बार स्थान बदलने के बाद कहा। वे एक विशाल हॉल में खड़े थे। जब फर्श के पास धुंध जमा हो गई और विशाल खंभे छत को थामे हुए थे। हॉल के अंत में गेट खुला। इसके आगे केवल अंधेरा था। अंदर जाओ, शार्लोट के शब्दों का पालन करते हुए वे दरवाजे में प्रवेश कर गए। मंगल और अग्नि या प्रकाश तत्व वाले अन्य लोगों ने घोर अंधकार के अंदर प्रकाश का स्रोत बनाया। हालांकि ये बेकार था, वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। नियो को अचानक एहसास हुआ कि वह अकेला था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अन्य लोग गायब हो गए। वह शांति से आगे बढ़ता रहा। जल्द ही उसे सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दी। रोशनी में कदम रखते ही उसकी मुलाकात स्फिंक्स से हुई। अल्पविराम। फेलिक्स का दृष्टिकोण। आप स्फिंक्स हैं? उसने कमरे को ढंकने वाले विशाल सांप को देखा। मैं हूँ, सांप ने फुफकार मारी। फेलिक्स दूसरों से अलग हो गया था। वह कमरे में अकेली पहुंची। मेरे दोस्त कहाँ हैं? वे दूसरे मुझसे मिल रहे हैं। बेशक, अकेले। स्फिंक्स की फुफकार मारी हुई आवाज़ फेलिक्स की त्वचा के नीचे रेंग गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, अब तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्यों न हम थोड़ी बातचीत करें? ऐसा हर दिन नहीं होता कि तुम स्फिंक्स से मिलो। विशाल सांप ने फेलिक्स को अपने विशाल शरीर में फंसाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाया। फेलिक्स को प्रिंसिपल की सलाह याद आई। मुझे महान स्फिंक्स से मिलकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुम्हारी असीम बुद्धि साधारण मनुष्यों की समझ से कहीं परे है। सच में, अस्तित्व का कोई कोना नहीं है, कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, कोई क्षणभंगुर विचार नहीं है जो तुम्हारी सर्वज्ञ दृष्टि से बच सके। तुम्हारे ज्ञान की गहराई के सामने ब्रह्मांड भी फीका लगता है। तुम्हारा प्रत्येक शब्द ज्ञान का प्रकाश है, अंतर्दृष्टि का एक अंतहीन फव्वारा है जो उन सभी के मन को पोषित करता है जिन्हें सुनने का सम्मान प्राप्त है। आप स्वयं ज्ञान के जीवंत अवतार हैं, एक ऐसी शक्ति जो शाश्वत और अथाह दोनों है। बस सवाल पूछो। फेलिक्स की मशीन जैसी प्रतिक्रिया से चिढ़कर स्फिंक्स ने उसे बीच में ही रोक दिया। फेलिक्स मुस्कुराया। मैं देवताओं को मारने की विधि जानना चाहता हूँ। स्फिंक्स हंसा। उसकी भयानक हंसी में फुफकार और कर्कश ध्वनि का मिश्रण था। अल्पविराम। आथ का दृष्टिकोण। मैं स्फिंक्स को नमस्कार करता हूँ। आथ ने अपने सामने खड़े प्राणी को प्रणाम किया। उसका शरीर शेर का था, सिर फिरौन का था और पीठ के पीछे राजसी पंख थे। स्फिंक्स जमीन पर बैठा था। उसका एक अगला पैर शाही अंदाज में दूसरे पर टिका हुआ था। तुम्हारा सवाल क्या है, बच्चे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आथा को एहसास हुआ कि स्फिंक्स बेकार की बातें नहीं कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि प्रिंसिपल की सलाह गलत थी या नहीं। स्फिंक्स को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे किंग्सले नाम क्यों दिया गया है। हो, तुम अपने पिता के ठिकाने के बारे में नहीं पूछने वाले हो? आथ ने झिझकते हुए कहा। वह सावधान हो गया। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ, बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारे दादाजी ने अकेले पहाड़ पर किया था। मुझे पता है कि कुछ महीने पहले तक तुमने किस तरह का जीवन जिया है। मुझे पता है कि तुम्हारे दादाजी रहस्यमय तरीके से क्यों गायब हो गए। और मुझे पता है कि तुम क्यों खोज रहे हो। चुप रहो, आथा चिल्लाया। वह भारी सांस ले रहा था। उसकी आंखें कांप उठीं। क्या तुम अपने पिता के बारे में नहीं पूछने वाले हो क्योंकि तुम उन्हें खुद ढूंढना चाहते हो? स्फिंक्स मुस्कुराया। आथा ने उसे घूर कर देखा। बस उस सवाल का जवाब दो जिसके बारे में मैंने पूछा है। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी छेड़ूंगा तो तुम मुझ पर हमला कर दोगे। लगता है कि मिशन ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। क्या? आथा को लगा कि स्फिंक्स के शब्दों में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे आथा ही स्फिंक्स का लक्ष्य था। क्या तुमने यह मिशन इसलिए बनाया था ताकि अपने दोस्तों के खोने के बाद तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिले? आथा ने स्फिंक्स पर हमला किया, उसके खंजर खींचे हुए थे।
एक अदृश्य शक्ति ने उस पर हमला किया और उसे दीवार में वापस धकेल दिया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। हमले ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। बिजली के बच्चे, तुम्हें ज़्यूस का सबसे शुद्ध खून विरासत में मिला है, इसलिए आप किंग्सले शब्दों के असली हकदार हैं। आर्थ के पिता महान आकाश देवता ज़्यूस थे। अगर मौजूदा हालात न होते तो ये खबर उसे चौंका देती। वे मेरी वजह से मरे। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्थ को लगा कि वह सच्चाई के बोझ तले दब रहा है। मंगल का दृष्टिकोण। मंगल विशाल पुस्तकालय में दाखिल हुआ। उसकी आंखें जहां तक देख सकती थीं, अलमारियां फैली हुई थीं। उसने चारों ओर देखा। हर किताब में एक अलग मंत्र, एक अलग तकनीक, एक अलग ज्ञान था। हालांकि ये सब उसके लिए बेकार था। उसका शापित शरीर किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकता था। अचानक एक आवाज ने उससे बात की। अपना सवाल पूछो, बच्चे। मंगल ने चारों ओर देखा। वह स्फिंक्स को नहीं ढूंढ पाया। मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। ये रूप तुम्हारा मेरा दृश्य है। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं स्वयं ज्ञान हूँ। स्फिंक्स ने ठहाका लगाया। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मेरे बारे में इतना सोचा हो। मार्स को लगा जैसे हवा उससे बात कर रही है। वह अपने चारों ओर स्फिंक्स की फीकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। बोलो, बच्चे, तुम क्या जानना चाहते हो? मार्स को लगा कि उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा है। उसने अपना मुंह खोला। उसके शब्दों में कोई झिझक नहीं थी। मैं सर्वोच्च से आगे निकलना चाहता हूँ। यही था वह पल जिसका वह इंतजार कर रहा था। तुम सर्वोच्च से आगे नहीं निकल सकते। ये तुम्हारे लिए असंभव है। स्फिंक्स के शब्दों ने उसे वज्र की तरह मारा। शांति। एक पल के लिए मार्स को लगा कि सब कुछ ढह गया है। बस एक पल के लिए। उसने जल्दी से खुद को संभाला। ये पहली बार नहीं था जब उसकी उम्मीदें टूट गई थीं। बच्चे, मैं तुम्हें एक और सवाल पूछने की इजाज़त देता हूँ। स्फिंक्स के शब्द उदार थे, लेकिन मार्स ने इसे महसूस किया। स्फिंक्स की नासमझी भरी उत्तेजना। वह देखना चाहता था कि मार्स कैसे टूटेगा। दुर्भाग्य से स्फिंक्स के लिए उसने बहुत पहले ही सीख लिया था कि चाहे उसका रास्ता कितना भी कांटों भरा क्यों न हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हे महान स्फिंक्स, तुम्हारे शब्दों से ऐसा लगता है कि सर्वोच्च को पार करने की विधि मौजूद है और मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। ये सच है, बच्चे। यह विधि तुम्हारे लिए बेकार है। मार्स ने सिर झुकाया। मैं विधि जानना चाहता हूँ, हे महान स्फिंक्स। भले ही तुम सर्वोच्च को कभी पार नहीं कर सकते। बच्चे, तुम्हें अपना सवाल बदल देना चाहिए। असंभव सपने के पीछे भागना आपके जीवन के लायक नहीं है। कृपया, हे महान स्फिंक्स। अगर यही आपकी इच्छा है तो। स्फिंक्स ने मार्स के सवाल का जवाब देने का फैसला किया। लुकास का दृष्टिकोण। लुकास ने विशाल कमरे में प्रवेश किया। उसने कमरे के बीच में पत्थर पर आराम करते हुए बबून को देखा, जो एक प्रकार का बंदर है। लाखों छोटे चमकते हुए क्यूब से बना एक विशाल नीला क्यूब आसमान में तैर रहा था। यह आकाशीय रिकॉर्ड है, बबून बोला। वह मुस्कुराया। नमस्कार, शक्तिशाली ज़्यूस कबीले के वारिस। या आप शक्तिशाली ज़्यूस कबीले की कठपुतली पसंद करेंगे? स्फिंक्स की उम्मीदों के विपरीत लुकास की मुस्कान नहीं टूटी। उसने दिखावटी ढंग से झुककर प्रणाम किया। सर्वज्ञ स्फिंक्स से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। लुकास की मुस्कान से चिढ़कर बबून ने अपने होंठ चाटे। मुझे उन लोगों से बात करना पसंद नहीं है जो मेरे जैसे हैं। बस अपना सवाल पूछो और चले जाओ। हे स्फिंक्स, तुम मेरे महत्वहीन व्यक्तित्व की तुलना तुम जैसे महान व्यक्ति से करने के लिए बहुत उदार हो। मैं तुम्हारे दयालु शब्दों के लिए विनम्रतापूर्वक तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। हाँ, जल्दी करो। मैं जानना चाहता हूँ। लुकास ने आकाश में विशाल घन को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। आकाशिक रिकॉर्ड क्यों बनाया जा रहा है? स्फिंक्स की मुस्कान गायब हो गई। क्या मैं इसे बनाने का उद्देश्य पूछना चाहता हूँ? ये लुकास के पीछे दिखाई दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम्हें किसने बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड अभी भी अधूरा है? हे स्फिंक्स, कृपया शांत हो जाओ। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, बदमाश। स्फिंक्स ने लुकास की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बताओ, तुम्हें आकाशिक रिकॉर्ड की सच्चाई के बारे में किसने बताया और तुम कितना जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। मेरा सवाल पूरी तरह से जिज्ञासा से उपजा था। लुकास का चेहरा लाल हो गया। वह सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ क्षणों के बाद स्फिंक्स ने उसे जाने दिया। वह लुकास को तब तक नहीं मार सकता था जब तक कि उसके पास ये सबूत न हो कि लुकास का सवाल आकाशिक रिकॉर्ड के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे से पैदा हुआ था। क्या मुझे जवाब मिलेगा? बबून ने पागल उन्माद में अपना सिर खुजलाया। जब उसे लगा कि बबून जवाब नहीं देगा तो उसने अपना मुंह खोला। आकाशिक रिकॉर्ड हमारे द्वारा एकत्रित सभी ज्ञान का संग्रह है। इंटरनेट इसकी वास्तविक क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। आकाशिक रिकॉर्ड खुद आशा है। यह ... नियो का दृष्टिकोण। नियो एक खाली हॉल में चला गया। उसने स्फिंक्स को नहीं देखा। एक अपरिचित आवाज़ उसके कानों में बह गई। ये दिलचस्प है।
हालांकि सभी जानते हैं कि मैं निराकार हूं, फिर भी वे मुझे एक छवि से जोड़ देते हैं, भले ही वह छवि स्वयं निराकार ही क्यों न हो। मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं दो ऐसे छात्रों से मिलूंगा जो मुझे किसी छवि से नहीं जोड़ेंगे। हॉल के बीच में एक टेबल दिखाई दी। स्फिंक्स, एक आदमी के शरीर में, एक सूट पहने और एक चेहराविहीन चेहरा, दो कुर्सियों में से एक पर बैठा था। उसने नियो को अपने सामने दूसरी सीट पर बैठने के लिए इशारा किया। मुझे उम्मीद है कि यह रूप स्वीकार्य है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। दोनों चुप हो गए। कुछ मिनटों के बाद नियो ने अपना मुंह खोला। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें बात करना पसंद है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्फिंक्स टेबल पर झुक गया। तुम कौन हो? उसने नियो की आंखों में देखा। तुम्हारा अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मैंने जो एस रैंक मिशन पोस्ट किया था उसका उद्देश्य 5 प्रतिभागियों को छोड़कर सभी को मारना था। न केवल टीमों की संरचना बदल गई, बल्कि 7 से अधिक लोग बच गए और भविष्य पूरी तरह से बदल गया। स्फिंक्स पीछे झुक गया। उसने आर्मरेस्ट पर अपनी उंगली से ढोल बजाया और आगे कहा, कुछ समय पहले से सब कुछ बदल गया है। एलिजाबेथ डी ब्यूफोर्ड जीवित है। मॉरिगन डी मोंटेन शासक नहीं है। मिस्टिकल फाउना रिजर्व के प्रमुख द्वारा योजनाबद्ध हमला 1 साल पहले विफल कर दिया गया था और अब एस रैंक मिशन भी। भविष्य उस तरह से नहीं बह रहा है जैसा कि उसे बहना चाहिए। मुझे संदेह था कि परिवर्तन किस कारण से हो रहे हैं। ये तुम हो, है न? वह जो पूर्व निर्धारित भविष्य को बदल रहा है, स्फिंक्स ने कहा।